काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। और ऐसी ही सोच और सकारात्मक जज्बे से भरी हुई कहानियों को देश भर से समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। हम जानते हैं कि प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है और प्लास्टिक कचरे को रोकने के लिए, इसके निपटान के लिए बहुत सारे उपाय भी किए जा रहे हैं सरकारों द्वारा और आम लोगों द्वारा भी। लेकिन फिर भी हर दिन बहुत सारा प्लास्टिक कचरा इकट्ठा होता है जो धरती को नुकसान पहुंचाता है। ज़रूरत है इस पर रोक लगाने की, प्लास्टिक की थैलियों को प्रतिबंधित करने की। और इसके लिए बीड़ा उठाया है मुंबई के कुछ जागरूक लोगों ने। उन्होंने बीड़ा उठाया है कचरे को इकट्ठे करने का और उन कचरे से चटाइयाँ बनाने का, और ये चटाइयाँ बनाकर वो गरीब लोगों में मुफ्त बांट रहे हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं मुंबई से ये खास रिपोर्ट। प्लास्टिक की थैलियों के ज्यादा इस्तेमाल से पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इस मसले को पर्यावरण के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखते हुए मुंबई के कुछ जागरूक लोगों के एक समूह ने फूड आर्मी बनाई है, जिसने बीड़ा उठाया है पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने का। एक डेमो मिशन के रूप में फूड आर्मी के 1000 से अधिक सदस्यों के एक समूह ने प्लास्टिक बैग का उपयोग करके 6 फीट और 3 फीट की चटाई बनाने की परियोजना शुरू की है। खास बात यह है कि इस फूड आर्मी को 6 महिलाओं की एक कोर टीम द्वारा संचालित किया जाता है। फूड आर्मी के सदस्य इस्तेमाल किए हुए प्लास्टिक बैग्स से बेघर और जरूरतमंदों के लिए चटाई गद्दे तैयार कर रहे हैं। इससे जहां महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, वहीं मकसद धरती से प्लास्टिक के कचरे को कम करके पर्यावरण को संरक्षित करना भी है। इस पहल की शुरुआत कुछ महीनों पहले शहर भर से प्लास्टिक इकट्ठा करने के अभियान से हुई थी। स्वयंसेवकों ने मुंबई के 50 केंद्रों से हर महीने अभियान चलाकर पॉलीथीन बैग, किराने की पैकेजिंग बैग और रैपर आदि इकट्ठे किए। फिर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महिलाओं को चटाई बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। एकत्रित प्लास्टिक को सॉर्ट किया गया, धागे के रूप में काटा गया और बुनाई कर 6 फीट और 3 फीट की चटाई में परिवर्तित किया गया। खास बात यह है कि प्लास्टिक कचरे से बनी इन चटाइयों को बेघरों और जरूरतमंद परिवारों के बीच मुफ्त वितरित किया जाता है।
दरअसल फूड आर्मी ने 2014 में प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों तक पहुंचकर उन्हें घर का बना खाना देकर अपना काम शुरू किया था। कारवां आगे बढ़ा और इन लोगों ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जरूरतमंदों को भोजन और अनाज मुहैया कराना शुरू किया और अब फूड आर्मी की योजना इस अभियान को मुंबई से बाहर अन्य क्षेत्रों में भी पहुंचाने की है। ये प्रयास है लोगों की मदद करने का, साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा करने का एक अनूठा तरीका भी है और इसीलिए फूड आर्मी लोगों को अपने प्लास्टिक कचरे को विभिन्न तरीकों से निपटान कर उसे दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों को जागरूक बनाती है। तो देखिए आपने मुंबई के जागरूक लोगों की ये शानदार पहल, किस तरह से उन्होंने कबाड़ को जुगाड़ में तब्दील कर दिया है और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं श्रीनगर। श्रीनगर की डल झील से तो आप सभी वाकिफ हैं, कितनी खूबसूरत है ये डल झील और अब इसमें एक और आकर्षण जुड़ गया है। जी हाँ, इस डल झील में एक फ्लोटिंग एटीएम खुल गया है जो पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। तो चलिए चलते हैं श्रीनगर और देखते हैं ये फ्लोटिंग एटीएम। श्रीनगर की डल झील हमेशा से ही पर्यटकों को लुभाती रही है और अब इसमें एक और अनोखा आकर्षण एसबीआई का तैरता हुआ एटीएम भी जुड़ गया है। एसबीआई का ये फ्लोटिंग एटीएम यहाँ लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। ये देश में अपनी तरह का अनोखा एटीएम है और डल झील में शिकारा की सवारी करने वालों के बीच एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बना हुआ है। शिकारा वाला आदिल जू मानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध डल झील के बीच में एक हाउस बोट पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा फ्लोटिंग एटीएम की स्थापना निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा उन्हें और उनके ग्राहकों को पैसे निकालने के लिए एक सहूलत प्रदान करने वाला साबित होगा। यहाँ पर कोई एटीएम वगैरह नहीं था पहले लेक के अंदर। स्टेट बैंक ने बहुत अच्छा किया, इन्होंने एटीएम यहाँ पर खोला, इससे टूरिज्म भाई अट्रैक्ट होगा। ये बहुत अच्छा फ़ायदा है हमारे लिए भी, कि हमको पहले कस्टमर को रोड साइड पर ले जाना था, एटीएम से पैसा निकालना था। इससे अच्छा हम इधर ही लाते हैं कस्टमर को, वो इधर से पैसा निकालते हैं। एसबीआई का ये फ्लोटिंग एटीएम श्रीनगर की डल झील घूमने आने वाले पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों की कैश की जरूरत को भी पूरा करेगा। फ्लोटिंग एटीएम की इस नई सुविधा का फायदा स्थानीय लोगों के अलावा कश्मीर आने वाले पर्यटकों को भी मिलेगा। स्थानीय लोगों ने एसबीआई की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि फ्लोटिंग एटीएम झील और श्रीनगर शहर दोनों में आकर्षण के अलावा डल झील की सुंदरता और आकर्षण को भी बढ़ा रहा है। इससे हमारा बहुत फायदा हुआ है टूरिज्म को। जब कस्टमर को दिक्कत होती थी, कभी कैश नहीं होता था, तो दो यूज टू पे ऑनलाइन, जो मतलब कश्मीर में भी बहुत कम है। तो स्टेट बैंक को हम बहुत थैंक यू कर रहे हैं कि इन लोगों ने फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम डल लेक में छोड़ा है। जो डल लेक वो मतलब अराउंड 28 किलोमीटर्स बड़ा है। तो और भी बैंक्स को ये चीज़ें करनी चाहिए, फॉरवर्ड आना चाहिए किन्हीं जगहों पे और बहुत ज़्यादा जगहों पे, लाइक मार्केट में भी प्रॉब्लम हो रही है, मार्केट में डालना चाहिए। कुल मिलाकर श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील में अपनी तरह का ये अनोखा तैरता हुआ एटीएम आजकल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कहते हैं कि किसी भी देश का विकास तब संभव होता है जब वहाँ की महिलाएं शिक्षित होती हैं, सशक्त होती हैं, वहाँ के युवा शिक्षित और सशक्त होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। आपको लिए चलते हैं बिहार के अररिया ज़िले के रानीगंज प्रखंड में, जहाँ पर जीविका दीदियाँ ऐसी ही कुछ कहानी कह रही हैं। वो बत्तख पालन कर रही हैं और अपना रोज़गार कमा रही हैं। ये एक ख़ास तरह के बत्तख पालन कर रही हैं और दूसरे लोगों को भी इसकी शिक्षा दे रही हैं कि किस तरह से बत्तख पालन करके ज़्यादा आजीविका कमाई जा सकती है और अन्य लोगों को रोज़गार भी दिया जा सकता है। बिहार में पहली बार अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड की खरहट पंचायत में जीविका अररिया तथा कोशी बेसिन विकास परियोजना के सहयोग से जलपरी जीविका समूह के द्वारा तालाब के किनारे बत्तख पालन का कार्य प्रारंभ किया गया है। जीविका दीदियों के समूह में कुल 35 सदस्या हैं, जो खाकी कैंपवेल प्रजाति के बत्तख पालन के प्रति लोगों को जागरूक बना रही हैं। दरअसल ये सर्वाधिक अंडे देने वाली बत्तखों की प्रजाति है। इस प्रजाति की एक बत्तख
साल भर में लगभग 200 अंडे देती है। ये खाकी कम्बल बत्तख है। ये बत्तख अधिक अंडा देता है। 4-5 महीना में 4-5 महीना में अंडा देने लगता है और इससे अंडा को हम लोग बाज़ार में बेचेंगे और इससे 3500 दीदी लाभार्थी होंगे और इससे अधिक उद्योग होगा हम लोगों को। गौरतलब है कि अररिया जिले में तालाबों की संख्या बहुत अधिक है और इसीलिए जीविका दीदियों ने आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जीविकोपार्जन बढ़ाने के उद्देश्य से बतख पालन की शुरुआत की और देखते देखते उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उनकी इन खास बतखों के अंडों की मांग अब न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में है। कई दवा कंपनियों से भी जीविका दीदियों को इन अंडों के ऑर्डर मिल रहे हैं, जिससे जीविका दीदियों की आमदनी में इजाफा हो रहा है। जीविका दीदियों के जज्बे को देखते हुए अररिया जिले में प्रशासन भी उनकी मदद को आगे आया है और जिले के सभी प्रखंडों में इस तरह की योजनाएं शुरू करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद की जा रही है। पूरे बिहार में अररिया एक ऐसा जिला है जहां जीविका दीदियों के द्वारा तालाब के किनारे बतख पालन किया जा रहा है और इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है और तकनीकी सहायता भी दी जा रही है। इससे जीविका दीदियों को आर्थिक लाभ तो मिलेगा ही, साथ साथ तालाब में मछली पालन में भी ये सहायक सिद्ध होंगी। बतख स्वस्थ रहें, इसके लिए भी यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तापमान पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि बतखों को कोई बीमारी ना हो। इसके लिए बतख पालन परिसर में पंखे और बल्ब की व्यवस्था भी की गई है। बतखों को 2 बार वैक्सीन भी दी जाती है और फिर इन्हें तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिससे ये स्वस्थ रहती हैं और तालाब में विचरण करने से पानी में पोषण का संचार करती हैं, जो मछलियों के लिए उपयोगी होता है। बतख पालन के माध्यम से यहाँ महिलाओं को रोजगार तो मिल ही रहा है, आजीविका के नए स्रोत भी खुल रहे हैं। तो बिहार के अररिया जिले की इन जीविका दीदियों से आप मिले और आपने देखा कि किस तरह से ये आत्मनिर्भर बनी हैं और आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिख रही हैं। और कुछ ऐसी ही इबारत हिमाचल प्रदेश के चंबा की दर्शना भारवी भी लिख रही हैं, जो खुद तो आत्मनिर्भर बनी ही है, स्वरोजगार से जोड़कर उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को आत्मनिर्भरता की सीख दी है। देश में लगातार दिन रात मेहनत करने वाले लोग हर रोज अपनी सफलता की एक नई कहानी लिख रहे हैं और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया है हिमाचल प्रदेश में जिला चंबा की ग्राम पंचायत डांट के कंडियारा गांव की दर्शना भारवी ने। उन्होंने पहले स्वयं गर्म कपड़ों की बुनाई का काम सीखा और इसे व्यवसाय के तौर पर अपनाकर आत्मनिर्भर बनी। दर्शना भारवी ने बताया कि उनके पास गर्म स्वेटर बनाने की एक छोटी सी मशीन है, जिसके द्वारा वे स्वेटर बनाती हैं। उन्होंने बताया कि अपने काम में पूरी तरह से निपुण होने के बाद उन्होंने आसपास के गांव की अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए गर्म कपड़े व स्वेटर बनाना सिखाया। दर्शना का कहना है कि पिछले 6 वर्षों में उन्होंने करीब 100 से अधिक महिलाओं को गर्म कपड़े बनाने का काम सिखाया है और अब ये महिलाएं पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। बुनाई का काम सीखने वाली एक युवती का कहना है कि वह अब अपने कार्य में काफी निपुण हो चुकी हैं और इस कार्य से उन्हें न केवल स्वयं रोजगार मिला है, बल्कि अब उनकी अच्छी आमदनी भी हो रही है। गर्म कपड़े बनाने के लिए महिलाओं को प्रेरित करने वाली समाज सेविका अंजू धीमान का कहना है कि वह हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं महिलाओं को प्रेरित करती हूँ ताकि वो सेल्फ डिपेंड बन सके, आत्मनिर्भर बन सके और उन महिलाओं को किसी के आगे झुकने की ज़रूरत न पड़े, किसी के आगे जो है वो पैसे के लिए हाथ ना फैलाने पड़े। उल्लेखनीय है कि इतनी संख्या में लोगों को स्वरोजगार के साथ जोड़ना बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। दर्शना की यह मेहनत प्रदेश की अन्य महिलाओं के लिए भी किसी मिसाल से कम नहीं है। डीडी न्यूज के लिए डलहौजी से मंजूर मोहम्मद की रिपोर्ट। और इस कार्यक्रम में वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। और अब आपको खबर दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ से, जहां पर एक बेरोजगार युवक ने खेती के जरिए अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया। और अब देखिए, ये युवक पूरे इलाके के लिए मिसाल बन गया है और उम्मीद की किरण भी। किस तरह से ये मिसाल बने हैं आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये हैं कठुआ के रहने वाले नौजवान दीपक गुप्ता, जिन्होंने 3 दशक से खाली पड़ी अपनी जमीन पर 1.5 साल पहले परंपरागत खेती के बजाय ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की। कठुआ के लक्ष्मीपुर गांव में मौजूद इस फार्म के चर्चे अब हर तरफ हैं। ये फार्म है दीपक गुप्ता का। जो लोग खेती किसानी की समझ नहीं रखते हैं, वो भी इस फार्म को पहली नजर में देखकर कुछ अलग और कुछ खास कहने पर मजबूर हो जाते हैं। अलग दिखने की वजह है खेत में करीने से लगे ये सीमेंट के पिलर और इन पिलर्स के बीच से निकलते ये छोटे छोटे पेड़। दरअसल दीपक गुप्ता के इस फार्म में ड्रैगन फ्रूट उगाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में दीपक इकलौते शख्स हैं जो ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं। दरअसल शहर के व्यवसायी परिवार से संबंध रखने वाले दीपक के मन में खेती करने की इच्छा थी, लेकिन वो परंपरागत खेती नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कुछ नया और हटकर करने की ठानी और इसके लिए इंटरनेट का सहारा लिया और ड्रैगन फ्रूट की जानकारी हासिल की। इसके लिए उन्होंने गुजरात के कच्छ और महाराष्ट्र में जाकर ड्रैगन फ्रूट की खेती को देखा और उसके बाद यहाँ ड्रैगन फ्रूट उगाने का निर्णय लिया। और देखिए, अब इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आजकल जैसे लोग नेचर को इतना लव कर रहे हैं और नेचर के साथ ही हमारा पूरा फ्यूचर कंसर्न्ड है, तो उस चीज़ को देखते हुए मैं थोड़ा नेचर लवर था, तो मेरे को ये आइडिया आया दिमाग में कि ड्रैगन फ्रूट का मैंने वीडियोस देखे थे कहीं पे। तो ये बेसिकली अलग टेक्निक से ये फ्रूट तैयार होता है कि मतलब इसमें ये नहीं है कि पेड़ लगा दिया, ये पिलर लगाते हैं हम, पिलर के ऊपर हम 4 पेड़ लगाते हैं चारों साइड्स पे। उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता एक क्रीपर की तरह होता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। जैसे 1-1.5 साल में ऊपर से नीचे होने की करता है, तो उसके बाद इसमें फ्रूटिंग होना शुरू हो जाती है। दीपक का मानना है कि परंपरागत खेती करने वाले किसान लागत, मूल्य और मौसम की मार से अक्सर परेशान रहते हैं और इसीलिए दीपक गुप्ता जिले के अन्य किसानों को भी ड्रैगन फ्रूट की खेती के गुर सिखाना चाहते हैं। साथ ही साथ ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के इच्छुक किसान को हर संभव मदद भी मुहैया करवाने की चाह रखते हैं। काफ़ी अच्छा काम है, हमें तो काफ़ी अच्छा इसमें आउटपुट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जैसे फ्रूट्स भी काफ़ी अच्छे हमारे यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, और ये ज़्यादा लोग कर नहीं पा रहे हैं अभी यहाँ पे। बाकी लोग यहाँ पे आ रहे हैं देखने, लोगों को मेथड अच्छा लग रहा है, लोग भी काफ़ी इसमें इंटरेस्टेड दिख रहे हैं और काफ़ी लोग पूछते हैं इसके बारे में कैसे किया है, कैसे है। और हम लोगों की पूरी सपोर्ट भी करेंगे, जानकारी भी देंगे लोगों को पूरा कि कैसे इसको लगाना है। जो प्रॉब्लम्स हमें फेस की हैं, जो प्रॉब्लम्स हमें आई हैं, हम नहीं चाहते कि वो प्रॉब्लम्स आगे वाले फार्मर्स को आएँ, तो हम बेसिकली इसमें लोगों को सपोर्ट भी करेंगे पूरा कि कैसे इसको पूरा टेक केयर करना है। कठुआ जिले के तापमान और भौगोलिक स्थिति के कारण ये ड्रैगन फ्रूट उगाने के लिए बेहतरीन है और किसानों के लिए वर्ष भर आमदनी का स्रोत भी बन सकता है। अगर किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती को अपनाएं तो कम लागत में ज्यादा मुनाफा पा सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से जम्मू कश्मीर के कठुआ के रहने वाले नौजवान दीपक गुप्ता अन्य लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं, प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं और अन्य लोगों को वो किस तरह से आत्मनिर्भर बनने की सीख दे रहे हैं। और ऐसी ही आत्मनिर्भरता की सीख दे रही हैं ढिंढौरी की रहने वाली चंद्रकली मरकाम। चंद्रकली मरकाम ने बीड़ा उठाया है अन्य महिलाओं के सशक्तिकरण का। एक तरह से कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण की एक बुलंद तस्वीर प्रस्तुत कर रही हैं चंद्रकली मरकाम। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आदिवासी बहुल डिंडौरी जिले की चंद्रकली मरकाम मेहनत, लगन और हौसले की जीती जागती तस्वीर हैं। भारिया जनजाति की चंद्रकली जी को पहले जीवन में काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें 20 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी भी मुश्किल से मिलती थी। वर्ष 2006 में चंद्रकली ने ग्रामीण आजीविका मिशन की सहायता से पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ कदम रखा और पोल्ट्री फार्म कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। पहले इसमें केवल 50 लोग जुड़े। आज इस सोसाइटी से 23 गाँव की महिलाएं जुड़ चुकी हैं। अपने उद्यमिता, कौशल और गाँव को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें 2020 में कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री फाउंडेशन ने
माइक्रो एंटरप्राइज श्रेणी में वुमन एग्जेम्पलर अवार्ड से नवाजा है। चंद्रकली मरकाम के द्वारा बनाए गए पोल्ट्री फार्म का वर्ष 2018-19 में 14 करोड़ 50 लाख रुपए और 2019-20 में 18 करोड़ रुपए का टर्नओवर रहा। इस पोल्ट्री फार्म की बचत भी 8 करोड़ रुपए के आसपास रही है। सोसाइटी के कामकाज के तहत प्रबंधन के लिए अकाउंटेंट और मैनेजर्स रखे हुए हैं। साधारण जीवन व्यतीत करते हुए चंद्रकली ने जीवन के संघर्ष का न सिर्फ बहादुरी से सामना किया बल्कि अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा भी दी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्वसहायता से आज उन्होंने न सिर्फ खुद बल्कि अन्य महिलाओं को भी जिंदगी जीने की सीख दी है। तो देखा आपने किस तरह से हमारे देश के लोग, हमारे देश की महिलाएं कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, खास कर रहे हैं और न्यू इंडिया की नींव रखने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति और देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। नमस्कार।